अब देखो बैकलैश पेपर व्यू के अंदर तो WWE ने सही करके धमाल मचाया, लेकिन बैकलैश के बाद भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग है, जो कि सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी चीजें, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी बैकलैश की सुबह वाली वीडियो नहीं है तो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले फील्ड के बारे में बात करते हैं। क्या WWE ने टीज किया है कि फील्ड का रिटर्न हो रहा है WWE के अंदर? तो बैकलैश के अंदर जो फ्रंट रो पे एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने पूरे फील्ड के कपड़े पहने हुए थे, और पैट मैकेफी कमेंट्री के ऊपर इस बात को मेंशन भी करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पैट मैकेफी पूछते हैं इफ द फील्ड इज सिटिंग इन द फ्रंट रो, क्या फील्ड जो है वो फ्रंट रो के ऊपर बैठा हुआ है? यूजुअली WWE इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करती है कि कोई सुपरस्टार जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है तो उसको मेंशन कम से कम किया जाए। एग्जांपल के लिए डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली, WWE जहां से हो सकता है शील्ड के रेफरेंस से उनको गायब करने की कोशिश करते हैं जहां तक हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई अटेंशन जो है दूसरी तरफ जाए लोगों की, क्योंकि अब जब बंदा उनकी कंपनी के लिए काम नहीं करता तो WWE को लगता है इसको क्या ही प्रमोट करना है, इसको क्या ही वैल्यू देनी। लेकिन पैट मैकेफी ने कमेंट्री के ऊपर ऐसा कहा। अब इसके पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन अगर हम लोग सोचें कि पैट मैकेफी काफी ओपन तरीके से कमेंट्री करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, जैसे एक फैन होता है उस तरीके से पैट मैकेफी शोज को ऐसे कमेंट्री कर रहे होते। तो हो सकता है उन्होंने भावनाओं में बह के फील्ड का नाम ले लिया हो, उनको लगाओ कि अरे तो फील्ड जैसा लगा है, तो उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और उन्होंने फील्ड का नाम ले लिया। तो ये एक पहला रीजन हो सकता है, जिसके पीछे ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। लेकिन दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पैट मैकेफी इनडायरेक्टली टीज कर रहे हैं कि शायद फील्ड इज ऑन हिज वे टू द WWE कंपनी अगेन। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको फील्ड वापस से WWE के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये कोई ऐसी बहुत मेजर चीज नहीं जिसके ऊपर हम लोग बात करके कह सके कि हाँ फील्ड तो आने ही वाले हैं, अब तो वो आएंगे ही, ऐसा तो नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा सा उनके बारे में टीज WWE जरूर करते। तो देखते हैं क्या इस बात का आया कुछ मतलब होता है या फिर नहीं। नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट जो हमको WWE का देखने को मिलेगा वो रिटर्न कर रहा है इस साल, क्योंकि हमको इससे पहले पिछले साल देखने को नहीं मिला था। हेल इन अ सेल पेपर व्यू, बहुत तगड़े तरीके से WWE ने इसकी पूरी वीडियो पैकेज निकाली है, और जो उसकी डेट होने वाली है वो है 5 जून की। बाकी हमारे इंडिया के हिसाब से ये 6 जून को होने वाला है। तो नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट है WWE का हेल इन अ सेल, उसके लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब से लेकर WWE के आने वाले जो सारे प्रीमियम शोज हैं वो एक्चुअल में प्रीमियम ही होने वाले हैं, क्योंकि काफी बड़े बड़े साइज के स्टेडियम में WWE इसको बुक कर रही है। कोडी रोड्स को सेथ रॉलिंस के सामने आज विक्ट्री मिल गई और वो काफी खुश हैं कि उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर भी सेथ रॉलिंस को हराया और इस बार भी उन्होंने जो है सेथ रॉलिंस को फिर से हरा दिया है। उन्होंने कहा हाँ जिस तरीके से विक्ट्री मिली मैंने उनके रेसलिंग टाइट्स को पकड़ के वो सही नहीं था, लेकिन पहले सेथ रॉलिंस ने शुरुआत करी थी इसलिए मैंने ये चीज करी। और गाइस कोडी रोड्स ने अगेन यहाँ पर इस बात को मेंशन किया है कि उनको अब WWE के अंदर एक चैंपियनशिप चाहिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोडी रोड्स कई बार इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि अब उनको चैंपियनशिप चाहिए, बस उनका वो गोल है WWE के अंदर। उनके जो फादर हैं अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स, उनको उन्होंने जो है चीज़ों को प्रूफ यहाँ पर करना है। तो इस तरीके से कोडी रोड्स यहाँ पर चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। अब शायद बहुत जल्दी उनके लिए जो बात है वो हो सकती है। और अभी थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए गाइस आप लोग स्टे ट्यून रहना। शार्लेट फेयर आज आई क्विट मैच हार गई, काफी बड़ी लॉस थी उनके लिए। अब शार्लेट फेयर के बारे में अपडेट ये है कि वो कुछ टाइम तक हो जाएंगी WWE से गायब। WWE ने जो है इस तरीके से शार्लेट के बारे में बताया कि उनको जो है उनका जो रेडियस है उसमें फ्रैक्चर्स हुए हैं और इस वजह से अब जो है उनको रिकवरी करनी पड़ेगी। बट मैं आपको एक बात बता दूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि शार्लेट फेयर की जो इंजरी है वो केफेब वाली है। एक्चुअल में यहाँ पर कोई इंजरी उनको नहीं हुई है। WWE उनको टेलीविजन से थोड़े टाइम के लिए गायब करना चाहती है और इसके पीछे रीजन भी सामने आ चुका है कि शार्लेट को जो है अपनी शादी वगैरह करनी है और इसके लिए उनको WWE से थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो WWE को लगा कि क्यों ना एक ऐसा मैच करते रोंडा राउजी के साथ में, शार्लेट को वैसे भी जाना ही है। तो WWE के दोनों हाथ में लड्डू आ गए, बढ़िया मैच भी हो गया जिसको उन्होंने हाइप के पूरे बैकलैश के लिए, और अब शार्लेट फेयर को जाना भी है तो वो इजीली जा सकते हैं। तो ये शार्लेट फेयर के बारे में अपडेट है। शार्लेट फेयर के फैंस को थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा उनको दोबारा से WWE टेलीविजन के ऊपर देखने के लिए। बट रोंडा राउजी की बात करें तो उन्होंने एक मैसेज दिया है शार्लेट फेयर को। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखो मदर्स डे के ऊपर उनको विक्ट्री मिली है, इससे बड़ी बात उनके लिए क्या हो गया। और उन्होंने ये कहा कि देखो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, शार्लेट तुम बड़ा कह रही थी ना कि तुम ऐसा मेरे ऊपर नहीं कर सकते, तुम टैप आउट, मैं आई क्विट नहीं कहूंगी, मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, मैंने हर किसी बंदे को ऐसे किया है और तुम भी यहाँ पर कोई स्पेशल हो नहीं। तो देख लो भाई रोंडा राउजी की चौड़, शार्लेट फेयर को हराया उन्होंने और उसके बाद भी वो इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ मुझे तो ये सब पहले से ही पता था। तो अब रोंडा राउजी की जो रेन है, जो जर्नी है वो शुरू होने वाली है एज स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। लेट्स सी आने वाले टाइम में उनके लिए जो अपोनेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जो स्टोरी लाइन है उसमें हमको कितना इंटरेस्ट डेवलप होता है। रोमन रेंज की बात करें तो उन्होंने रिएक्ट किया अपनी 6 मैन टैग टीम मैच में विक्ट्री के बाद, द ब्लड लाइन की विक्ट्री के बाद, जो कि काफ़ी सारे फैंस को डाउट था कि नहीं होगी शायद, इंक्लूडिंग मी, बट सबको रोमन रेंज ने गलत प्रूव करके दिखाया। आज रोमन रेंज ने ट्विटर अकाउंट के ऊपर वाले पिक्चर को पोस्ट किया जहां पर जे ऊसो, जिमी ऊसो बैठे हुए हैं अपनी चैंपियनशिप के साथ और रोमन रेंज बैठे हैं अपनी चैंपियनशिप्स के साथ में, और सिंपली कैप्शन लिखा हुआ है बॉर्न विद दिस ब्लड #वी द वंस #रेसलमेनिया बैकलैश। तो कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ से भी रोमन रेंज का काफी ऊपर नजर आ रहा है और डेफिनेटली ही इज मैन
ऑफ हिज वर्ड्स, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आज भी उन्होंने बैकलैश के अंदर कुछ ऐसा किया। लेकिन पॉल हेमन की जुबान जो कि रुकती नहीं है, वो इस बार भी नहीं रुकी। बैकस्टोन का एक इंटरव्यू होता है, उनकी जो ब्लड लाइन की विक्ट्री हुई है, और इसके ऊपर पॉल हेमन से जब पूछा जाता है कि क्या तुमको डाउट था कि ब्लड लाइन कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत में आ सकती है, क्या पता वो हार जाए, तो पॉल हेमन ने सिंपली कहा क्या बात कर रहे हो तुम, ब्लड लाइन को तो जीतना ही था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्लड लाइन है वो द मोस्ट डोमिनेंट फैक्शन एवर है। ये काफी बड़ा क्लेम कर दिया मेरे ख्याल से पॉल हेमन ने। हाँ, उसमें रोमन रेंस हैं जो कि कह सकते हैं कि इस जनरेशन के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, बट फिर भी ये कहना कि वो ग्रेटेस्ट फैक्शन है, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि रिसेंट टाइम में मॉडर्न एरा के अंदर हम लोगों ने द शील्ड को भी दिखा हुआ है। बट अभी आने वाले टाइम में रोमन रेंस एंड द यूसोस को काफी कुछ करना है। डेफिनेटली अगर वो कुछ करते हैं कमाल, तो उस लेवल तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉल हेमन नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई? जब पॉल हेमन उनको सबको मैनेज करते हैं तो आई थिंक पॉल हेमन का ही कहना काफी बनता भी है, और पॉल हेमन कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में सेंस होगा। आज नहीं तो शायद कुछ टाइम बाद जाके डेफिनेटली मुझे इस बात के ऊपर शायद बिलीव हो जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है, क्या ग्रेटेस्ट फैक्शन एवर है? वैसे मैं यहाँ पर सिर्फ शील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी काफ़ी सारी हो चुकी हैं, NWA सब वगैरह। तो क्या ग्रेटेस्ट फैक्शन आपको लगती है ब्लड लाइन? मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन एक बहुत 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 बड़ा चेंज जो कि WWE इस साल कर रही है, ये पूरी तरीके से WWE के अंदर जो चीज़ें वर्क करती है उसको चेंज कर देगा। मनी इन द बैंक WWE का पेपर व्यू प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, हाँ, हेल इन सेल के बाद में होगा। तो इसको लेकर WWE ने ऑलरेडी जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है वो शुरू कर दी, जिस पर कोडी रोड्स एक तरीके से जो पूरा पैकेज है उसको नरेट कर रहे हैं। और यहाँ पर कोडी रोड्स ने पता क्या कहा? कोडी रोड्स ने नहीं, पहले ये बताता हूँ कि मनी इन द बैंक का मतलब क्या है। सिंपली आपको पता है, जो भी सुपरस्टार मनी इन द बैंक को जीतता है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कभी भी कैश इन कर ले, कभी भी वो जो चैंपियन है उसके ऊपर कैश इन कर सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोडी रोड्स ने यहाँ पर क्या कहा कि जो भी बंदी मेंस लैडर मैच और विमेंस लैडर मैच को जीतेगी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी किस चीज की? कैश इन करने की नहीं, चैंपियनशिप जीतने के लिए नहीं, बल्कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की, चैंपियनशिप के लिए। तो ये एक ऐसी चीज जो कि आज से पहले हम लोगों ने मनी इन द बैंक के लिए नहीं देखी। जब से मनी इन द बैंक के जो प्रीमियम लाइव इवेंट के कॉन्सेप्ट आए, तब से WWE का हर बार ये रहता है ब्रीफकेस मिलता है, उसके बाद वो कैश इन होता है। हाँ, इस बार WWE ने चीजों को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। अब आपके दिमाग में पक्का सवाल आ रहा होगा, अरे ये तो सुनी चीज लग रही है भाई, रॉयल रंबल के अंदर भी तो यही होता है, जो सुपरस्टार जीतता है उसको चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट करने का मौका मिलता है रेसलमेनिया। तो आई थिंक कुछ ऐसे हो सकता है, जैसे काफी सारी डर्ट शीट वेबसाइट है उन्होंने भी पोस्ट किया कि एक बंदा मेंस मनी इन द बैंक का लैडर मैच जीतेगा और एक बंदा मेंस रॉयल रंबल जीतेगा। और क्योंकि दो चैंपियनशिप्स हैं WWE के अंदर, तो एक बंदा एक चैंपियनशिप के लिए जाएगा जो लैडर मैच जीतेगा, और दूसरा बंदा जो कि रॉयल रंबल जीतेगा वो दूसरी चैंपियनशिप के लिए जाएगा। तो ऐसे करके मेन इवेंट वाला सीन होगा। और बाकी सेम केस विमेंस डिवीजन के अंदर भी। तो ये काफी बड़ा, अनोखा, अजीब चेंज है। मतलब अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी तो सोचो, मनी इन द बैंक तो अभी हो रही है, रेसलमेनिया कब होगी भाई साहब? महीनों बाद जाके, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या वो बंदा ऐसे गुणगान गाते रहेगा कि मैं मेन इवेंट करूंगा? काफी सारे लोग तो इसी गुणगान से पक जाते हैं, जब रॉयल रंबल से उनको रेसलमेनिया तक का वेट करना पड़ता है 3 महीने तक। तो जब लोग इस चीज से पक जाते हैं तो क्या पता वो इस चीज से पक जाएंगे। भाई लेट्स सी क्या होता है। बट ये काफी इंटरेस्टिंग था। अभी सही है या गलत है उसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी आपके इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। लेकिन गाइस, हम लोग चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है रेसलमेनिया बैकलैश के ऑफ एयर जाने के बाद क्या होता है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई मैच नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो सारा मैच इसका मजा है वो हमको रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर मिल गया था। कुछ यहाँ पर फन था, कुछ एंटरटेनमेंट था। भले ही RK Bro एंड ड्रू मैकिंटायर की टीम जो है हार गई, लेकिन उसके बाद हमको उनका एक सेलिब्रेशन टाइप से देखने को मिलता है, जो कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। रैंडी ऑर्टन को भाई साहब ड्रू मैकिंटायर की स्वॉर्ड चाहिए, उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की स्वॉर्ड को पकड़ा, और स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद वो उसको ऐसे हवा में रेस करते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर भी ऐसा वाला पोज करते हैं। तो कुछ उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज करी यहाँ पर फैंस को एक तरीके से खुशी घर भेजने के लिए, क्योंकि मेन इवेंट के अंदर अगर बेफेस वाली टीम नहीं जीती तो थोड़ा सा WWE को लगता है यार कि हमारे जो फैंस हमको देखने आए उनका शायद मूड खराब हो सकता है। तो क्यों ना उनको एक अच्छा सा मूवमेंट दिया जाए। तो मूवमेंट देने के लिए यहाँ पर सीन था। बाकी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट जो भी था इंटरेस्टिंग था देखने के लिए, तो मुझे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।